हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों हमने क्या करा था। 6th क्लास एनसीईआरटी में आज हमारा जो चैप्टर है वह चौथा चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे मानचित्र। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर और उसके बाद हमने पृथ्वी की गतियां देखा। ठीक है, इन 3 चैप्टरों को हमने पहले ही कवर कर लिया है। इसके बाद जो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों कि मानचित्र। मानचित्र किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से बना होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं क्योंकि ग्लोब जो है उसे हमने क्या है छोटा सा रूप कहा था। किसका? पृथ्वी का लघु रूप के नाम से भी हम क्या है ग्लोब को जानते हैं। ठीक है, क्या देखा था कि ग्लोब को हम पृथ्वी के लघु रूप के रूप में देखते हैं। पर दोस्तों, जब हमें किसी देश, किसी शहर, किसी राज्य को देखना होता है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक है, तो जो हमारी किताब क्या था, पृथ्वी हमारे आवास का चौथा चैप्टर है मानचित्र। ठीक है, तो इसमें दिया है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह पर को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अर्थात दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जो मानचित्र है कि हम जब भी कोई मानचित्र को देखते हैं वह क्या है, किसी एक क्या है पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि अगर हम भारत का मानचित्र की बात करते हैं, इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो उसमें क्या है हमें पर्टिकुलर चीज के बारे में दिखाया जाता है। पर हम अर्थ को देखेंगे तो हम पूरी अर्थ को देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, आप मान लीजिए आप अगर क्या देखना है, आपको एशिया महाद्वीप देखना है तो आप किस में देखेंगे? ग्लोब में देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब में देख लीजिए, इसके बाद आप देख सकते हैं, ग्लोब में देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको किसी शहर को, मान लीजिए आपको लखनऊ को देखना है, ठीक है, आपको लखनऊ को देखना है तो आप किस में देखोगे? ग्लोब में देख सकते हो लखनऊ? नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए हमें क्या है, ग्लोब के जगह स्थान पे क्या हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? तो उसके लिए हमें आपके लिए याद रखना है कि किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? मैप की। तो मैप एक यही कार्य करता है। मैप क्या होता है? एक चपटी सतह पर बनाई गई आकृति होती है जो उस क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों की आवश्यकता के मानचित्र जो है वह हमारी विभिन्न जरूरत के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र के होते हैं एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र बड़ी किताब की तरह होते हैं जो बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करते हैं। और मानचित्र के एक साथ संग्रह को हम क्या कह देते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार एवं अलग अलग पैमाने पर खींचे गए मापों के आधारों पर होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। जैसा कि इसमें देखा कि जो मानचित्र होते हैं, कुछ बड़े मानचित्र होते हैं और कुछ छोटे मानचित्र होते हैं। छोटे मानचित्रों में हमें बहुत कम एरिया की क्या है जैसे पता चलता है, पर जो क्या होते हैं बड़े मानचित्र होते हैं, जैसे कि आप जब एटलस पढ़ते हो तो एटलस किसे कहते हैं? एटलस का मतलब होता है जो मानचित्र के संग्रह, कई सारे मानचित्रों के संग्रह को हम क्या कह देते हैं? एटलस कह देते हैं। ठीक है, तो अब विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावय मानचित्र कहा जाता है। अर्थात कि हम फिजिकल जो मैप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, फिजिकल मैप में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सा पहाड़ कहां पर है, कौन सा मैदान कहां पर है, कौन सी खाड़ी कहां पर है, ठीक है, कौन सा जो समुद्र है वह कहां पर है, कौन सा महासागर है, ठीक है, कौन सा महाद्वीप है। इस प्रकार की जो
प्रकृति से संबंधित जो चीजें होती हैं उन्हें हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक मानचित्र में देखते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप्स या जो भौतिक मानचित्र होते हैं उनमें देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में आप देखते हैं राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मैप होते हैं उन्हें राजनीतिक मैप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी देश को, जैसे आपने किसी देश को देखा, उसके क्षेत्र को देखा, उसकी सीमाओं को देखा, तो ये सब किस में दर्शाया जाता है? यह सब आपके लिए किस में दर्शाया जाता है? फिजिकल जो क्या होता है? राजनीतिक मैप होता है। पॉलिटिकल जो मैप होता है उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो यह दो प्रकार के इन्होंने यहाँ पर मैप दिखाया। और ये एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदियों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और क्या होता है? थीमेटिक मान जो मैप्स होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम 3 घटकों के आधार पर देखते हैं। पहला दूरी, दिशा और प्रतीक के हिसाब से हम इन्हें देखते हैं। जो मानचित्र होता है वह 3 प्रकार से हम देखते हैं। किन किन प्रकार से? देखो, मानचित्र के हमने 3 प्रकार देखे। कौन कौन से? भौतिक, राजनीतिक, इसके बाद कौन सा था? थीमेटिक। यह क्या होगा? मानचित्र के 3 प्रकार। पर मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और इसके बाद क्या हो गया? अगला जो प्रतीक होगा, जो क्या होगा? प्रतीक। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या मानचित्र को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, किस तरह की जो घटक होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है हमें मानचित्र बनाने के लिए? दूरी, दिशा और प्रतीक की आवश्यकता हमें पड़ती है। दूरी, ठीक है, अगली हेडिंग है दूरी। दूरी एक आकृतक होता है जो कि पूरे विश्व या उसके भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमानों पर खींचा जाता है, लेकिन इसके इतनी सावधानी और छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, यह तभी संभव होगा जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थान की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सके। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो, मान लो ये किसी का घर है, यहां से क्या है, उसके जो कॉलेज है उसकी दूरी क्या है? 10 किलोमीटर है। पर अगर हमें इसी दूरी को मैप में दिखाना है तो हम इसे क्या दिखाएंगे? हमने क्या कर दिया, इसे सेंटीमीटर में हम चेंज कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो 1 सेंटीमीटर की दूरी को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो हमने इस दूरी को क्या कर दिया? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। इस प्रकार से हम क्या है, इसे दर्शा सकते हैं। यह इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोगों को छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल पर 500 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब यह छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपके गांव या शहरों वाले कागज को पर दिखाया जाता है, तब यह बड़े पैमानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 500 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि जितनी कम दूरी तय करेगा तो उसे उससे उतना ही बड़ा कह दिया जाएगा, और जितनी
ज्यादा दूरी तय करेगा 1 सेंटीमीटर के अंदर, उसे क्या कह दिया जाएगा, छोटे पैमाने वाला। ठीक है, इस प्रकार से मानचित्र को क्या है, दर्शाया गया है। इसके बाद अगला जो हमारा है, जो क्या है, प्रमुख घटक है, दिशा है। क्या है, पहले हमने दूरी को देखा कि दूरी को किस प्रकार से दिखाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे दिशा को। दिशा को हम 4 प्रकार, वैसे तो हमने देखा कि दिशा हम देखते हैं कि इसकी क्या होती है, 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये क्या होती हैं, 4 दिशाएं यहां पर दिखाई जाती हैं। ठीक है, पर यहां पर अगर आप मैप में अगर दिशाएं देखेंगे तो इसमें क्या होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। ये क्या हो जाता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, और ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैप को बनाने के लिए हमें क्या है, 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाईं तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर में उत्तर लिखा होता है। जैसे कि मैंने लिखा है उत्तर, यह तीर वाला निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आपकी पूरी दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगता है। उत्तर, पश्चिम, पूर्व को दिखाता है। ये प्रधान द्विबिंदु होते हैं। ये क्या होते हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रधान द्विबिंदु, मतलब कि ये क्या होती हैं, मेन दिशाएं होती हैं। इस बीच 4 दिशाएं और होती हैं, जिन्हें उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के रूप में भी यहां पर 4 दिशाओं को दर्शाया जाता है। यह दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है, इसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगता है, जिसे चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। जैसे कि आप अगर हम देखें तो कंपास होता है, दिशा सूचक जिसे कहते हैं, तो दिशा सूचक की सहायता से आप देखोगे तो ये जो डायरेक्शन होती है उसकी, वह क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, जिसकी सहायता से हम क्या है, आसानी से दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रतीक है, वह है, जो प्रमुख घटक है, वह है प्रतीक। क्या है, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां होती हैं, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्राप्त कराते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इस चिन्हों की सहायता से चिन्हों के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकती है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यह ऋण प्रतीक होते हैं। कुछ प्रतीक आपको क्या है, मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हमें घर दिखाना होता है, जैसे प्रतीक के अंतर्गत अगर देखें तो आपको क्या है, सड़क दिखानी है, तो आप क्या होते हैं, इस प्रकार से सड़क को बना देते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी का ट्रैक दिखाना है तो किस प्रकार से दिखा देते हैं, इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, रेलवे लाइन हो जाती है। अगर आपको घर दिखाना होता है तो आप क्या कर देते हो, इस प्रकार से क्या हो जाता है, घर को बना देते हो। तो इस प्रकार के जो प्रतीक होते हैं, जिससे आपके लिए पता चलता रहता है कि कौन सा ट्रैक पे जाना है, क्या आगे रेलवे स्टेशन है, क्या है। कुएं को दर्शाने के लिए आप क्या कर देते हो, गोल सा एक ब्लैक सा डब्बा बना देते हो। अगर मंदिर दर्शाना है
तो आप क्या करते हो, इस प्रकार से बना देते हो, उसमें गुंबद और ऊपर एक क्या है, झंडी बना देते हो। तो ये क्या है, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे इस प्रकार के प्रतीकों के साथ यहाँ पर दिखा जाता है और उनके प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है। विद्यालय के लिए आप पीला देखते हो। इस प्रकार से क्या है, इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें ऋण प्रतीक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता यहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जा रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा खाका आपके लिए भेजता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जिसे रेखा चित्र कहते हैं। अब देखो, आप क्या है, इनने कहा है कि आप किसी अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हो, तो वो क्या कहता है, अपने घर से निकल, आगे बढ़ के क्या पड़ेगा, उल्टे हाथ पे मुड़ना, उसके बाद एक मंदिर पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, मंदिर पड़ेगा, मंदिर से राइट हैंड पे मुड़ जाना, उसके बाद आगे तेरे को एक चौराहा मिलेगा, चौराहे से तू क्या करना, स्ट्रेट जाना, और स्ट्रेट के बाद फिर जब तू लेफ्ट लेगा, लेफ्ट के बाद तुझे मेरा घर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, जो ये बनाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। अर्थात कि एक बिना किसी मैप की सहायता से हमने क्या है, बता दिया कि यहां से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, उसके बाद क्या है, तू भाई यहाँ अपने जो क्या है, तेरी जो जहां तुझे पहुंचना है वहां पर तू पहुंच जाएगा। इस प्रकार से जो क्या है, आरेख जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। इसके बाद खाका। खाका, जैसे कि आप वर्ड से पता कर रहे हो, खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई किसी मानचित्र में नहीं दिखाई दे सकती। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, आपके लिए जो क्या है, मानचित्र को बताया गया है कि मानचित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, मानचित्र होता क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने मानचित्र के जो प्रकार है, भौतिक, राजनीतिक, थेमेटिक, और उसके बाद कितने प्रतीकों से बनाया जाता है, कि दूरी किस प्रकार से रखी जाती है, दिशा किस प्रकार से रहेगी, कितनी दिशाएं होती हैं। तो दिशाओं को हमने देखा 8 प्रकार से होती है। किस प्रकार से हम प्रतीक बनाते हैं, तो उनको भी हमने देखा कि किस प्रकार से रेलवे ट्रैक दिखाते हैं, किस प्रकार से मंदिर को दिखाते हैं, किस प्रकार से रेलवे लाइन को दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से रेखा चित्र बनाए हैं, और उसके बाद किस प्रकार से हम खाका तैयार करते हैं। तो इन सब को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक मानचित्र का अध्ययन को क्या है, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये क्या था दोस्तों, आज हमने पूरा मानचित्र को देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दोस्तों हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वह रहेगा पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। ठीक है, अगला चैप्टर जो है हमारा वह है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ताकि जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।